प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य निबंध पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि प्रत्येक समाज का एक दर्शन होता है और उसी के अनुसार चलता है। यदि ऐसा न हो तो एक दूसरे के आदर्श आपस में टकराएंगे और अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। पुरुषार्थ भी दार्शनिक महत्व का विषय है, अतः इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। गद्यांश देखें। पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है, पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है। प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या एक साथ देखते चलें। पुरुषार्थ का तात्पर्य आप समझ गए हैं, मनुष्य के जीवन का प्रधान उद्देश्य। दार्शनिक माने दर्शन संबंधी, घनिष्ठ गहरा, दार्शनिक मत दार्शनिक विचारधारा। निबंधकार डॉक्टर संपूर्णानंद जी कहते हैं कि पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संबंध दर्शन से है और दर्शन का जीवन से गहरा संबंध है। बिना दर्शन अर्थात आचार व्यवहार के सुनिश्चित व्यवस्था नहीं बन सकती और समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए यह दर्शन पढ़ने वाले विद्यार्थियों का मात्र एक विषय नहीं है, अपितु सर्व समाज के लिए यह आवश्यक है। अतः प्रत्येक समाज को खूब सोच विचार कर अपने लिए एक व्यापक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा, तभी वह आगे बढ़ सकता है। उसी के आधार पर उसकी राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का भी उखड़ा होगा। लेखक कहता है कि समाज जो दर्शन स्वीकार कर लेगा, उसी के अनुरूप उसकी राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था बन पाएगी। जो समाज अपने वैयक्तिक और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेखक कहता है कि जिस समाज में कोई दर्शन स्वीकार नहीं होगा, कोई परंपरा स्वीकार नहीं होगी, बल्कि प्रतीयमान आभासी जीवन, तुलनात्मक जीवन, अवसरवादिता का जीवन, उपयोगिता का जीवन चलेगा, उस समाज के लोगों को कठिनाइयों का सामना करने पड़ेगा। एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे। जो बात एक क्षेत्र में ठीक जचेगी, वही दूसरे क्षेत्र में अनुचित कहलाएगी और मनुष्य के लिए अपना कर्तव्य स्थिर करना कठिन हो जाएगा। लेखक कहता है कि जब हम एक सुनिश्चित परंपरा नहीं स्वीकार करेंगे, तब ऐसा होगा कि एक विभाग का जो आदर्श अपने लाभ के लिए बनाया गया है, वह दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएगा, क्योंकि उसका लाभ प्रभावित होगा। जो बात एक के लिए ठीक लगेगी, वही दूसरे के लिए ठीक नहीं लगेगी। ऐसे में मनुष्य को अपना कर्तव्य स्थिर करना कठिन हो जाएगा कि मैं यह बात मानूं कि वह बात मानूं। इसका तमाशा दिख पड़ रहा है, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। चोरी करना बुरा है, पर पराये देश का शोषण करना बुरा नहीं। झूठ बोलना बुरा है, पर राजनीतिक क्षेत्र में सच बोलने पर अड़े रहना मूर्खता है। लेखक कहता है कि जो हमने अवसरवादी व्यवस्था को जन्म दिया है, उसका तमाशा दिखाई पड़ रहा है। यद्यपि हम कहते हैं कि चोरी करना बुरा है, किंतु पराये देश का शोषण करना हम बुरा नहीं मानते, इसलिए दूसरे देश का शोषण करते हैं। हमारा धर्म झूठ बोलने को बुरा कहता है, पर राजनीति में जो लोग सत्य बोलते हैं उन्हें मूर्ख समझा जाता है, क्योंकि वहां झूठ बोलकर ही काम निकालना सहज समझा गया है। घर वालों के साथ, देशवासियों के साथ और परदेशियों के साथ बर्ताव करने के लिए अलग अलग आचारावलियां बन गई हैं। लेखक कहता आज घर के लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो, देश के निवासियों के साथ हम कैसा व्यवहार करें, परदेशियों माने विदेशियों के साथ कैसा व्यवहार करें, इसके लिए अलग अलग नियमों की एक संग्रह बन गया है, नियमों की एक श्रृंखला बन गई है। इससे विवेकशील मनुष्य को कष्ट होता है, पग पग पर धर्म संकट में पड़ जाता है कि क्या करूं। लेखक कहता है जो विवेकशील बुद्धिमान व्यक्ति होता है, अलग अलग नियमों की व्यवस्था को देखकर उसे कष्ट होता है। पग पग माने कदम कदम पर वह धर्म संकट में पड़ जाता है कि मैं इस मार्ग पर चलूं या उस मार्ग पर। कल्याण इसी में है कि खूब सोच विचार कर एक व्यापक दार्शनिक मत अंगीकार किया जाए और फिर सारे व्यवहार की नींव बनाए जाए। अंगीकार में स्वीकार। लेखक कहता है
कि समाज का हित इसी में है, राष्ट्र का हित इसी में है कि एक दार्शनिक व्यवस्था को जो समाज और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी हो, विचार करके उसे स्वीकार कर लिया जाए और उसी को सामाजिक व्यवहार की नींव बनाया जाए। जैसे नींव पर मकान खड़ा होता है, उसी तरह उस पर हमारा पूरा राष्ट्र खड़ा हो सकेगा। यह असंभव प्रयत्न नहीं है। प्राचीन भारत ने वर्णाश्रम धर्म इसी प्रकार स्थापित किया। लेखक कहता है कि कुछ लोग कहेंगे कि यह तो असंभव है, सभी के लिए एक जैसा नियम नहीं बन सकता। लेखक उदाहरण देता है कि असंभव नहीं है। प्राचीन भारत में जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की जो व्यवस्था कायम की गई थी, वह इसी प्रकार थी। और आज भले ही उसका नाम बदल गया हो, लेकिन वह आज भी वर्तमान है। वर्तमान काल में रूस ने मार्क्सवाद को अपने राष्ट्रीय जीवन की सभी चेष्टाओं का केंद्र बनाया है। ऐसा करने से सभी उद्योग एक सूत्र में बन जाते हैं और आदर्शों और कर्तव्यों के टकराने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। लेखक कहता है कि वर्तमान में, जिससे में निबंध लिखा गया, रूस ने मार्क्सवादी व्यवस्था को स्वीकार किया और अपने राष्ट्रीय चेतना का एक केंद्र बनाया। ऐसा करने से उसके सभी उद्योग एक ही नियम में बंध गए। इसलिए किसी का आदर्श और कर्तव्य दूसरे से टकराएगा ऐसी संभावना नहीं रह गई और या न के बराबर रह गई। इसलिए वह व्यवस्था पनपी और रूस मजबूत होकर एक महाशक्ति होकर उभरा। इस भाग में इतना ही। प्रश्नोत्तर देखें। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक शिक्षा का उद्देश्य और लेखक का नाम डॉक्टर संपूर्णानंद है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है, प्रदर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है, वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है, प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा। उत्तर, लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी कहते हैं कि पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संबंध दर्शन से है और दर्शन का जीवन से गहरा संबंध है। बिना दर्शन अर्थात आचार एवं व्यवहार की सुनिश्चित व्यवस्था के समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए यह दर्शन पढ़ने वाले विद्यार्थियों का एक विषय मात्र नहीं है, अपितु सर्व समाज के लिए यह आवश्यक है। अतः प्रत्येक समाज को खूब सोच विचार कर अपने लिए एक व्यापक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा, तभी वह आगे बढ़ सकेगा। तीसरा प्रश्न, पुरुषार्थ किस प्रकार का विषय है? उत्तर, पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है। चौथा, पुरुषार्थ और दर्शन का संबंध किससे है? पुरुषार्थ का संबंध दर्शन से और दर्शन का संबंध जीवन से है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, प्रत्येक समाज को दार्शनिक मत क्यों स्वीकार करना चाहिए? उत्तर, प्रत्येक समाज को दार्शनिक मत इसलिए स्वीकार करना चाहिए क्योंकि दूसरे व्यक्ति के स्वार्थ से एक व्यक्ति का स्वार्थ न टकराए, एक समुदाय के सिद्धांत दूसरे समुदाय के सिद्धांतों से न टकराएं और अव्यवस्था न फैले। इसके लिए प्रत्येक समाज को दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा। इस भाग में इतना ही। तीसरे भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।